नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने बिहार में रेलवे लाइन के दोहरीकरण और 4 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग सहित 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी। नेपाल में अशांति के बीच बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। नेपाल के युवा प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ फोन पर बातचीत कर यूक्रेन संघर्ष और भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते पर चर्चा की। पोलैंड का यूक्रेन पर हमले के दौरान उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले रूस के ड्रोन मार गिराने का दावा, रूस ने आरोपों को खारिज किया। और एशिया कप T20 क्रिकेट मैच में भारत और मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के बीच मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर, दुमका, रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन खंड के 177 किलोमीटर लंबे दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 3,169 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में कहा कि इससे आवाजाही में सुधार होगा। भागलपुर, दुमका, रामपुरहाट डबलिंग, ये प्रोजेक्ट बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस डबलिंग के बाद में भागलपुर से दुमका और उससे सीधा रामपुरहाट की तरफ गाड़ियां जा सकेगी और बहुत बड़े तीर्थ स्थल देवघर धाम को भी जोड़ता है ये। और साउथ बिहार को जो बड़ी कनेक्टिविटी चाहिए होती है टुवर्ड्स कलकत्ता, टुवर्ड्स साउथ, वो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से मिलती है। मंत्रिमंडल ने बिहार के बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत मोकामा मुंगेर खंड के 4 लेन के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर से अधिक और कुल लागत 4,447 करोड़ रुपए से अधिक है। मोकामा से मुंगेर 4 लेनिंग, ये बेसिकली बक्सर से भागलपुर जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर का सेक्शन है। इसका इन्वेस्टमेंट होगा 4,447 करोड़। बिहार में अगर आप देखते हैं गंगा जी के साउथ में ये पूरा का पूरा कॉरिडोर है। दक्षिणी बिहार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये। आज जो अप्रूव हुआ है ये मोकामा से मुंगेर तक का सेक्शन 82 किलोमीटर्स का। ओवरऑल 1 घंटे का ट्रेवल टाइम बचेगा इस प्रोजेक्ट के कारण। श्री वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में सड़क, शहरी विकास और बुनियादी ढांचे की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसकी कुल लागत लगभग 1,434 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बख्तियारपुर में हिदायतपुर और मंझौली के बीच धोबा नदी पर लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शुभारंभ भी किया। केंद्र सरकार ने हाल में जीएसटी दरों में बदलाव के बाद पूर्व पैक वस्तुओं के निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को 31 दिसंबर तक बिना बिके स्टॉक पर संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी घोषित करने की अनुमति दे दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार वस्तुओं पर मूल एमआरपी दिखाई देनी चाहिए। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली तक अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधारों की घोषणा की। 3 सितंबर को जीएसटी परिषद द्वारा नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती के साथ उनका ये सपना साकार हुआ। आज हम देश में ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किए गए सुधारों पर एक नजर डालते हैं। सरकार ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के अंतर्गत ड्रोन क्षेत्र में बड़ी राहत की घोषणा की है। ड्रोन पर जीएसटी की दरें 28 और 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे पहले एकीकृत कैमरा वाले ड्रोन के लिए यह दर 18% और व्यक्तिगत उपयोग वाले ड्रोन के लिए 28% थी। पायलट प्रशिक्षण के लिए उड़ान और मोशन सिमुलेटर को भी छूट दी गई है। जीएसटी में सुधार से विनिर्माण और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी, जिससे भारत ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी भूमिका निभाएगा। सौम्या और शिवांग के साथ नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों और झड़पों के बाद बिहार में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बिहार पुलिस और सशस्त्र सीमा बल सीमा पार लोगों की आवाजाही पर नजर रख रहे हैं। मधुबनी जिले के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि सभी सीमावर्ती थानों को अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में जो अभी हालात हैं उसके मद्देनजर मधुबनी पुलिस पूरी तरह से चौकस है और बॉर्डर के हमारे जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सभी को हम लोग ने हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। सभी हमारे एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी इस समय सब लोग फील्ड में हैं। हम लोग की कोशिश ये है कि कोई भी अवांछित तत्व ना इधर से उधर जाए ना उधर से इधर आए। और अभी इस वर्तमान में मधुबनी के जो बॉर्डर है हमारे जितने पुलिस स्टेशन है सब जगह स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और लगातार हम लोग सभी जगह नजर रखते हुए हैं। पश्चिमी चंपारण के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने कहा कि पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में जो सटे हुए क्षेत्र हैं नेपाल से उसमें शांति व्यवस्था कायम है। साथ ही साथ जो डीजी रिजर्व हम लोग के पास उपलब्ध है, जो डीआईजी महोदय के आदेश के अनुसार मैनातार में प्रतिनिधित्व कर दिया गया है, उसके द्वारा भी विधि व्यवस्था को देखते हुए राइट कंट्रोल गियर में जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसमें मूवमेंट्स किया जा रहा है। और फिलहाल जो भी हम लोग को सूचना प्राप्त हो रही है उसी अनुसार हम लोग सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्पर है। इस बीच नेपाली अधिकारियों के अनुरोध पर नेपाल के जनकपुर और भारत के जयनगर के बीच रेल सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। उधर पड़ोसी देश नेपाल में हाल ही में हुई अशांति और राजनीतिक उथल-पुथल के कारण उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से सटी भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड के चंपावत जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी कड़ी कर दी है। हमारे जो सीमावर्ती जितने भी गांव हैं वहाँ पे सभी ग्रामवासियों से बात की जा रही है। हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहाँ पे एसएसबी, पुलिस, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा लगातार निगरानी जारी है। हम लोगों ने नजर बनाए रखा है कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पूरी जो एहतियात है उसको बरता जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हम लोगों ने लगातार नजर बनाई हुई है। इस बीच नेपाल में युवाओं के प्रतिनिधियों के एक समूह ने आज शाम काठमांडू में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रस्तावित किया है। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं काठमांडू में मौजूद हमारी संवाददाता श्वेता सिंह से। जी श्वेता, अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में कई नाम उभर कर आ रहे हैं, तो अंतिम सरकार के गठन की प्रक्रिया कैसे रहने वाली है? प्रियंका, देखिए जैसे कल से ही जो हमारे यहाँ के नेपाल सेना के प्रमुख अशोक राज सिकदेल हैं, उन्होंने जेनजी को कहा था कि जो भी आपके प्रतिनिधि हैं वे आके जंगी अड्डे में बात कर सकते हैं हमसे, हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं। तो उसमें कुछ गुट ने सुशीला कार्की जी का नाम लिया है जो यहाँ पर 2016 में सेवानिवृत्त हुई चीफ जस्टिस हैं, और कुछ गुट इनका विरोध कर रहे थे। जैसे ही कुछ प्रतिनिधि अंदर जाके बोले कि सुशीला कार्की को हम चाहते हैं, तो बाहर में लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया कि हम सुशीला कार्की को नहीं चाहते हैं। फिर आप देखें कि आज ही शाम को फिर जो धरान के मेयर हैं हरका सम्पांग, वो जाके अशोक राज सिकदेल जी से मिले हैं। तो और यहाँ पे दुर्गा परसाई जो पूर्वी नेपाल के जन नेता हैं वो भी मिले, और कुछ जो जेनजी आबादी है वो बालन शाह जो काठमांडू के मेयर है उनको पसंद कर रही है, उनको नेता के रूप में देखना चाह रही है। तो अभी कुछ एक कहिए कि फाइनल स्थिति में नहीं पहुंचा है, क्योंकि अगर एक नाम सुशीला कार्की का आता है तो उसका विरोध भी हो रहा है। जी तो कई नाम उभर कर आ रहे हैं और अभी उस पर मुहर नहीं लगी है। धन्यवाद श्वेता इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे ऐसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने आज भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने में अपने साझा हितों पर भी सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पहल के माध्यम से संपर्क को बढ़ावा देने में इटली के सक्रिय समर्थन के लिए आभारी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की और दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है। पोलैंड और नाटो की सेनाओं ने आज यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले के दौरान पोलैंड हवाई क्षेत्र के कथित उल्लंघन में रूसी ड्रोन को मार गिराया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने दावा किया है कि हवाई क्षेत्र का उल्लंघन रूस की ओर से जानबूझकर किए गए उकसावे का नतीजा था। रूस ने पोलैंड के बयानों को निराधार बताते हुए उसके आरोपों को खारिज कर दिया है। रूस के प्रभारी राजदूत आंद्रेई ओरदाश ने कहा है कि इन ड्रोनों के रूसी मूल के होने का कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी सरकार देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहे हैं। मैक्रों के भरोसेमंद और फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु को कल प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के बाद से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन के बैनर तले हजारों लोगों के सड़कों पर उतरने के बाद 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश की यात्रा के दौरान वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की मुलाकात होगी। श्री रामगुलाम 8 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे आज शाम ही वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में दोनों नेता कई मुद्दों पर वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत के दौरान सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। खासकर डेवलपमेंटल पार्टनरशिप और कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए क्षेत्रों जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लू इकोनॉमी में साझेदारी बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा होगी। हिंद महासागर क्षेत्र में एक करीबी समुद्री पड़ोसी के रूप में मॉरिशस भारत की महासागर दृष्टि और नेबरहुड फर्स्ट नीति के लिए अहम है। आलोक राय, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वे अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। उधर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए और अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मौसम विभाग ने कल ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिन में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आज नई दिल्ली में दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ किया। श्री उइके ने बताया कि ये राष्ट्रीय और वैश्विक दर्शकों के लिए आदिवासी कला, संस्कृति, शिल्प और जानकारी का एक ऑनलाइन बाजार है। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन के निर्वाचन को प्रमाणित कर दिया है। श्री राधाकृष्णन के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के प्रमाणीकरण पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों डॉ सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी ने हस्ताक्षर किए। एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज ग्रुप ए के मैच में भारत ने मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक संयुक्त अरब अमीरात ने 12वें ओवर में 6 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, जबकि बुमराह, शिवम दुबे और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बिहार में रेलवे लाइन के दोहरीकरण और 4 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग सहित 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी। नेपाल में अशांति के बीच बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। नेपाल के युवा प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ फोन पर बातचीत कर यूक्रेन संघर्ष और भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते पर चर्चा की।
और एशिया कप में पुरुषों के T20 क्रिकेट मैच में भारत और मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।